सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे, आईएएस आईपीएस पीडीओ भी हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा तुम कुड़िया का हाथ। स्वागत। आज हम भारत की शासन व्यवस्था की एक अहम कड़ी मतलब संघवाद को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें स्रोतों से पता चला है। नमस्कार। ये वो सिस्टम है जहां केंद्र और राज्यों में शक्ति बंटी होती है, पर दिलचस्प बात यह है स्रोतों में इसे अर्धसंघीय कहा गया है। हाँ, क्वाज़ाई फेडरल। मतलब पूरी तरह संघीय नहीं, केंद्र की तरफ थोड़ा झुका हुआ। ये क्या बात हुई? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही अर्धसंघीय वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ? हाँ, मतलब राज्य मिलके देश बनाते हैं, पर उन्हें देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये अमेरिका जैसा नहीं है। अच्छा। भारत ने अपनी जरूरतें, खासकर इतनी विविधता को देखकर ये मॉडल अपनाया, और इसकी झलक हमें थोड़ी बहुत आजादी से पहले के 1919 और 1935 के कानूनों में भी मिलती है। हाँ, वो ब्रिटिश काल वाले। जी, संविधान सभा ने इसे भारत की एकता और विविधता दोनों को एक साथ रखने का सबसे सही तरीका माना। तो ये ढांचा दिखता कैसा है असल में? मतलब क्या खास चीजें इसमें? स्रोतों में लिखित संविधान, दोहरी सरकार, शक्ति विभाजन, ये सब है? हाँ, और शक्ति विभाजन सबसे अहम है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे 3 लिस्ट हैं कामों की। लिस्ट? हाँ, एक केंद्र के काम, जैसे देश की रक्षा, विदेश मामले, ये हो गई केंद्र सूची। ठीक है। दूसरी राज्यों के काम, पुलिस, खेती वगैरह, ये राज्य सूची। और तीसरी, जिस पर दोनों काम कर सकते हैं, जैसे शिक्षा, जंगल, वो है समवर्ती सूची। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट? जी बिल्कुल, ये सब संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया है। और एक और बात, जो विषय इन तीनों में कहीं नहीं है, वो शक्तियां केंद्र के पास हैं, अवशिष्ट शक्तियां। यानी बची हुई शक्तियां केंद्र को। हाँ। और अगर कोई झगड़ा हो जाए इस बंटवारे पर? उसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, वो फैसला करती है। और एक और शब्द आया था स्रोतों में, हाँ। असमित संघवाद, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। हाँ। ये क्या है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प इंतजाम है। इसका मतलब है कि सभी राज्यों के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार नहीं है। मतलब? कुछ राज्यों को स्पेशल ट्रीटमेंट। एक तरह से हाँ। अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों को, खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों को, उनकी खास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जरूरतों को देखते हुए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अच्छा, उनकी पहचान बनाए रखने के लिए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना लचीला है, वन साइज फिट्स ऑल वाला नहीं है। तो ये तो हुई ढांचे की बात, पर ये काम कैसे करता है रोजमर्रा में? स्रोतों में 2 शब्द हैं, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद। सुनने में भारी लगते हैं। हाँ, कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव। देखिए, सहकारी का मतलब है टीम वर्क, केंद्र और राज्य मिलकर काम करें। जैसे? कोई उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाली। उसमें केंद्र और सारे राज्य मिलकर टैक्स पर फैसले लेते हैं, एक टीम की तरह। अच्छा, हाँ, वो तो है। और प्रतिस्पर्धी मतलब होड़, राज्य एक दूसरे से मुकाबला करते हैं बेहतर नीतियां बनाने में, निवेश लाने में, विकास में। जैसे वो रैंकिंग आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। बिल्कुल, उससे पता चलता है कौन सा राज्य कितना आगे है। नीति आयोग जैसी संस्थाएं इन दोनों को ही, मतलब सहयोग भी और प्रतिस्पर्धा भी, बढ़ावा देती हैं। फायदे तो समझ आते हैं, इतनी विविधता वाला देश चलाना, स्थानीय जरूरतें पूरी करना, लेकिन दिक्कतें भी तो होंगी। स्रोत क्या बताते हैं मुश्किलों के बारे में? अरे दिक्कतें तो हैं ही। सबसे बड़ी चुनौती है केंद्र और राज्यों के बीच का तनाव, टेंशन। किस बात पर? अक्सर पैसों के बंटवारे को लेकर, कि किस राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा। इसके लिए वित्त आयोग है, पर फिर भी तनाव रहता है। और नीतियों पर मतभेद,
जैसे हमने कृषि कानूनों पर देखा या CAA पर काफी बहस हुई। हाँ, वो तो था। फिर केंद्र के ज्यादा ताकतवर होने की बात भी उठती है, खासकर अनुच्छेद 356 मतलब राष्ट्रपति शासन, उसका पहले काफी दुरुपयोग हुआ, ऐसी बातें कही जाती हैं। और एक और बड़ी चिंता है क्षेत्रीय असमानता। कुछ राज्य विकास में बहुत आगे हैं, कुछ बहुत पीछे। ये फासला भी एक समस्या है। तो ये जो रिश्ता है केंद्र और राज्यों का, ये हमेशा से ऐसा ही रहा है या वक्त के साथ बदला है? नहीं नहीं, बिल्कुल बदला है। देखिए, आजादी के बाद शुरू में केंद्र बहुत मजबूत था। नेहरू जी का दौर, योजना आयोग का दबदबा था। हाँ, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। जी। फिर 60 से 80 के दशक में राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां ताकतवर हुईं, तो केंद्र राज्य के बीच टकराव भी बढ़े। अच्छा। 90 के दशक में जब आर्थिक सुधार हुए और गठबंधन सरकारी बनने लगी, तो राज्यों का महत्व बढ़ गया, उनकी बात ज्यादा सुनी जाने लगी। और हाल के वर्षों में? हाल में जैसे GST आया 2017 में, नीति आयोग बना 2015 में, इनसे फिर से सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद पर जोर बढ़ा है। इसे टीम इंडिया की भावना भी कहा गया। हाँ, ये टर्म सुना है। कोविड महामारी के समय भी हमने देखा केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना पड़ा, हालांकि वहां भी कुछ नोकझोंक तो दिखी। अगर हम सार निकालें तो भारतीय संघवाद एक तरह का संतुलन बनाने का लगातार प्रयास है, राष्ट्रीय एकता और राज्यों की अपनी स्वायत्ता के बीच। इसमें सहयोग भी है, होड़ भी, और कभी-कभी तनाव भी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक डायनामिक सिस्टम है जो लगातार विकसित हो रहा है। भविष्य में शायद टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल, संस्थाओं में सुधार, जैसे अंतर्राज्य परिषद को और मजबूत करना, हाँ, और राज्यों को शायद थोड़ी और वित्तीय आजादी देना, इसे और प्रभावी बना सकता है। पर यहाँ एक सवाल जरूर सोचने लायक है। क्या? कि जैसे जैसे राज्यों की अपनी आकांक्षाएं, उनकी जरूरतें बढ़ रही हैं, क्या भविष्य में हमें इस शक्ति संतुलन को राज्यों की तरफ थोड़ा और झुकाने की जरूरत पड़ेगी? ये देखना होगा।